तो दोस्तों मई महीने का विजन आज का मैगजीन लॉन्च हो गया है और इस पार्ट में हम लोग पॉलिटी वाला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट तो अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 पास किया गया और ये रिफॉर्म्स अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, मतलब उस पर केस चल रहा है। ओके, तो इस रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस रिफॉर्म्स में बहुत सारे एपिलेट ट्राइब्यूनल्स का पावर्स को एबोलिश कर दिया गया और उनके पावर्स को जुडिशियल जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडी जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। और इस ऑर्डिनेंस में 2017 के फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया गया और उसके अकॉर्डिंग सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। तो ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी जो है जितने भी ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी और इस कमेटी में चार लोग हैं। यस, पहले जो चेयरपर्सन है वो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, रिटायर्ड जज। ओके, एक दो सेक्रेटरीज होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी और जो तीसरा बंदे जो होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्टर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वो ट्राइब्यूनल बनने वाला है तो उस मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो सेक्रेटरी होंगे वो बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इन लोगों के टर्म के बारे में बताया गया है कि 70 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स, टर्म ऑफ 4 ईयर्स या 70 ईयर्स। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी चेयरपर्सन है उनका अगर पूरा हो जाएगा तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा और अदर मेंबर्स के लिए 4 ईयर टर्म है या फिर लिमिट है 67 ईयर्स। हाँ, एक और लिमिट है कि जो भी चेयरपर्सन होंगे या चेयरपर्सन तो होंगे और जो भी सेक्रेटरीज वगैरह होंगे उनका जो है उम्र 50 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2017 इसको अमेंड क्यों किया गया? ये चीज़ क्या है फाइनेंस एक्ट क्या होता है ना, ये एक्ट है जो गवर्नमेंट हर साल लेकर के आती है अपने फिस्कल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2017 में ऐसा क्या किया था गवर्नमेंट कि उन्होंने फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा चीज़ लेके आए, प्लस ट्राइब्यूनल्स को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारा चीज़ लेके आ गया और तो और उनको मनी बिल की तरह पास कर दिया गया। उनके ऊपर कोई डिस्कशन वगैरह कुछ मतलब नहीं हुआ, मतलब पास कर दिया गया, हैस्टी पैसेज ऑफ द एक्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया, बोला कि भाई हम तो अब जुडिशियल रिव्यू का अपना पावर को यूज़ करेंगे और आप तो रिव्यू करेंगे इसको। तो देखिए इस ऑर्डिनेंस में इशू क्या क्या है। सबसे पहला इशू की कंसल्टेशन नहीं किया गया स्टेक होल्डर से। जितने भी बहुत सारे जो मैंने बताया कि एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को एबोलिश कर दिया गया तो उनसे कोई बात नहीं किया गया, बट डायरेक्ट एबोलिश कर दिया गया। जैसे एक तो फिल्म सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से बात नहीं किया गया और उनको एबोलिश कर दिया गया। इम्पैक्ट असेसमेंट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रोजर मैथ्यू केस में बताया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा जो भी ट्राइब्यूनल्स है। मतलब उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या फॉलो हुआ है, मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, तो ये इस ऑर्डिनेंस का कुछ इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया, मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट और कैसे कैसे इसमें अच्छा हो सकता है, मतलब कुछ मतलब ऐसे ही पास कर देंगे, कुछ इसमें अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया। और टेन्यूर को जो बताया कि 4 साल दिया हुआ था वहाँ पे ऑर्डिनेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन केस में बोला कि 5 साल होगा ये टर्म, लेकिन उसके खिलाफ है ये। अब देखिए ये ट्राइब्यूनल्स क्या होता है। ट्राइब्यूनल्स ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर भी है ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। तो बेसिकली ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है। क्वाजी जुडिशियल एक्सप्लिसिटली ये टर्म हम लोग का सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये जो है नेचुरल जस्टिस से गाइड होता है, इसका मतलब कुछ लॉ वगैरह नहीं है। नेचुरल जस्टिस मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है तो सही है, नेचुरल जस्टिस। जैसे ग्राम पंचायत, हाँ सब बोल दे तो सही, मतलब सब सही है। ओके, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इसके पास, मतलब किसी को भी अपने पास अपने कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला भाई तुमको आना है, मतलब आना है। जैसे कोर्ट में होता है ना कि आना है, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, आना है। और ट्राइब्यूनल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में आ गया फिर आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आ गया। 323A आर्टिकल के अंडर में ये आता है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें ये लाया गया था। उसके पहले ये ट्राइब्यूनल चीज़ नहीं था अपना संविधान में। ओके, अब देखिए ट्राइब्यूनल्स का नीड क्या है। पेंडिंग ऑफ केसेस, हमारे यहाँ बहुत पेंडिंग केसेस, करीब 3 करोड़ केस अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन कोर्ट में। अपना करीब 40 लाख ना 60 लाख केस, अपना करीब 44 लाख केस जो है आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इतना सारा केसेस पेंडिंग है
तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स लेके आएंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, फटाफट डिलीवरी हो जाएगा, जल्दी जल्दी इंसाफ मिलेगा लोगों को। कॉस्ट इफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव इन सर्टन एरियाज, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, टेक्निकल एरियाज हो गया, कुछ कोडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, तो अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट में अलग अलग ट्राइब्यूनल रहेगा, तो उस चीज़ों को, उस चीज़ का, उन ट्राइब्यूनल्स को, उन एरियाज का ज़्यादा नॉलेज रहेगा, तो जल्दी से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफिशिएंट है और मोर इफेक्टिव है, इफिशिएंट बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ है, कितना कितना केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ओके, अब देखिए ट्राइब्यूनल्स का इशू क्या है, वो सब तो हम फायदा देख लिए, फायदा क्या होता है ट्राइब्यूनल से, क्या होना चाहिए फायदा। अब इश्यूज क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कि ट्राइब्यूनल्स में देखिए, ट्राइब्यूनल्स को अपॉइंट करने के लिए अपना सेक्रेटरीज वगैरह है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों में चेक्स एंड बैलेंस हो गया है, लेकिन अपना जो संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, अब एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी को अपॉइंट करेगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वो। दी सेंट्रल फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट, ये एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कुछ ग्रेजुएट्स है लॉ के, उन्होंने ये बनाया, उनको लगा कि होना चाहिए ऐसे कुछ थिंक टैंक टाइप समथिंग, तो उन्होंने ये बनाया और गवर्नमेंट को हमेशा बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो इन्होंने सजेशन दिया कि आप लोग जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू जुडिशरी को आप लोग अपॉइंट करवाते हैं, तो इससे उसका डिसीजन पे फर्क पड़ता है और ये सही नहीं है जुडिशरी के लिए। ठीक है, अब लैक ऑफ मैन पावर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो आर्टिकल 323A के अंडर में आता है, इसमें 27 आउट ऑफ 64 सीट वैकेंट है, 27 सीट वैकेंट है 64 में से, मतलब देखिए आधा सीट लगभग वैकेंट ही है। ठीक है, आदमी भी कम नहीं है। हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी मतलब केसेस तो बहुत ज़्यादा है ना भाई, केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसको पेंडिंग बहुत पड़े रहते हैं और केस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते लोग। ये प्रॉब्लम तो हर जगह है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ठीक है। और फंड्स के लिए जो है पेरेंटल मिनिस्ट्री पे डिपेंड होते हैं वो, तो ये भी एक इशू डाल सकते हैं अपन। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाया जाए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में। ठीक है, और ये जो है आइडिया ऑफ एनटीसी, नेशनल ट्राइब्यूनल काउंसिल, ये आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1997 में। तो ये अगर वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, सॉल्यूशंस में लिखेंगे, वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का नाम डाल दिए, केस डाल दिए, तो अपना वैल्यू मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा अपने। ठीक है, टाइम बाउंड रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये तो हर कोर्ट में मिलना चाहिए, समय से तुम केस निपटा दो। जैसे कोई जमीन है केस है तो 20 साल चल रहा है, तो उन लोगों को लिमिट डाल दे कि हाँ भाई 3 साल में आपको जमीन का केस निपटाना है और ट्रैफिक चालान 10 दिन में निपटाना है, तो ऐसे ऐसे कुछ लिमिट डाल दिया जाए तो फटाफट चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल्स, अब देखिए अलग अलग कंट्री के ऐसे हाई कोर्ट अलग अलग पूरे देश में फैले हुए हैं, उसी तरह ट्राइब्यूनल्स को हर एक देश में, हर एक राज्य में फैलना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाना चाहिए उसको, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके फटाफट। सिलेक्शन ऑफ मेंबर, लॉ कमीशन के 272nd रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, मिनिस्ट्री है, उनके सेक्रेटरीज जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमल होना चाहिए, तभी डिसीजन अच्छे से हो पाएगा, जस्टिस लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, और ये तो है ही है कि रिलीव बर्डन ऑफ कोर्ट अगर बहुत सारे केसेस वहाँ चले जाएंगे तो कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में जो 60,000 केसेस है, बहुत सारे केसेस क्रिमिनल वगैरह का होंगे, बहुत सारे केसेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स का होगा, ये डिपार्टमेंट लड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके ऊपर सॉल्व करने दिया जाए, बाकी सारा जो चीज़ें हैं उनको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनको भेज दिया जाए ट्राइब्यूनल्स वगैरह में, तो सुप्रीम कोर्ट पे लोड कम हो जाएगा, तो जस्टिस जल्दी मिल पाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड मैन पावर, जैसे क्योंकि ट्राइब्यूनल्स के पास क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद से, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, लोग के लिए यूपीएससी है, लोग को ट्रेन करती है, सेलेक्ट करती है, उसके तरह उसी ऑन द सिमिलर लाइंस ट्राइब्यूनल्स डिडंट हैव दिस काइंड्स ऑफ मैन पावर, दिस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स, तो ऐसे मैन पावर होना चाहिए, तो इसे वे फॉरवर्ड में अपन लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड टॉपिक है हम लोग का पॉलिटी का।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, MPLADS स्कीम। ये MPLADS स्कीम के बारे में ARC में भी दिया, मैंने पढ़ा था कहीं, ठीक है। इस स्कीम में क्या होता है ना, MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ दिया जाता है एक साल में, कि आप जाइए अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये 5 करोड़ से उद्धार कीजिए, ठीक है। उद्धार मतलब कि डेवलपमेंट। लेकिन जो 5 करोड़ है उसमें से एक साल में 5 करोड़ मिलता है, उसमें से 25 लाख से ज़्यादा आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर उद्धार नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक साल में 25 लाख अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और भी इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन है कि 15% शेड्यूल कास्ट के लिए खर्च करना है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्च करना है, और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, डिजास्टर आ गया, तो आप 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वाला मिनिस्ट्री इस वाले प्रोग्राम को, इस वाले स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहाँ है और कोई MPLADS स्कीम कहाँ है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछता है, जो मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो और यहाँ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट करेगा, ये तो कॉमन सेंस का चीज़ है, राइट। और हाँ, यहाँ पर देखिए नॉन लैप्सेबल फंड है ये। अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ है, आप 4 करोड़ खर्च किए, 1 करोड़ बच गया, तो 1 करोड़ अगले साल खर्च कर सकते हैं, ठीक है। नॉन लैप्सेबल है। तो यहाँ पर MP लोग क्या करते हैं, शुरुआत का 2-3 साल काम नहीं करेंगे, 15 करोड़ बच गया, लास्ट का 2-3 साल में 15 करोड़ खर्च कर देंगे, समझे, इसलिए नॉन लैप्सेबल है। अब देखिए इश्यूज क्या क्या है। अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेचर जो अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है MP जो है लेजिस्लेचर है, इनको पैसा दिया गया एग्जीक्यूटिव का काम करने के लिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना सबसे लास्ट चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, ठीक है। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, सेकंड ARC, इन दोनों ने बोला कि भैया ये गलत है, ये ऐसा मत करो, इसको हटा दो, इस स्कीम को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जैसे कि मैंने बताया कि फंड्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए ओनली 16% ऑफ द फंड्स वाज स्पेंट इन 16th लोकसभा, यहाँ नंबर दिया हुआ 1757, हमको हिंदी नहीं आती, 1757 करोड़, ठीक है। तो इतना में से सिर्फ 16% खर्च हुआ था, समझ रहे हो, 16th लोकसभा में। तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। और जो मैंने बताया कि नॉन लैप्सेबल है कारण के वो लोग बाद में करते हैं, तो वो भी है। और देखिए यहाँ पर 278 ऑफ द 543 मेंबर्स को पैसा मिला ही नहीं है, ठीक है, ऐसा भी होता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि ऑपोजिशन में होंगे, ऑपोजिशन वालों को पैसा मत दो, सिर्फ अपने पार्टी वालों को दो, ऐसा होता है, ठीक है। अंडरमाइंस रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए MP जो है, MLA जो है वहाँ पे, MP जो है वहाँ पर काम करना चालू कर देंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करना चालू कर देंगे, भाई लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा फिर, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट का को बोला गया लोकल गवर्नमेंट से मिल करके ये सब काम किया कीजिए, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे अपन सजेशन में। तो अंडरमाइंस द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट, ये देखा गया है कि 46% ऑफ द वर्क्स वेर एलोकेटेड लेस देन 50,000। मान लीजिए आपका MP कहीं गए हैं, सर यहाँ पर दीवार गिर गया, दीवार खड़ा कर दो जी, सर वो रोड खराब है, रोड बना दो जी। तो छोटा मोटा काम कर देता है लोग, बड़ा बड़ा काम नहीं करेगा, ठीक है। देखा गया कि 5 लाख से ज़्यादा खर्चा सिर्फ 3.6% में हुआ है, ठीक है। बाकी 46.4% में 50,000 से कम खर्चा हुआ। तो बोला कि भाई तुम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, छोटा मोटा काम खाली निपटाते हो, तो गलत बात है। अब देखो लैक ऑफ अवेयरनेस, तुम दिखाए थे ऊपर 278 में 272, हाँ 278 मेंबर्स को पैसा मिला ही नहीं, तो अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। और इनको MP लोग को तो अवेयरनेस है ही नहीं, और जो नॉर्मल जनता है उनको ही पता नहीं ऐसा कोई स्कीम भी आता, अच्छा ठीक है। ये तो हम जाएंगे अपना MP साहब के पास, सर हमारा रोड तो बनवा दीजिए, आपके पास पैसा आता है ना MPLAD वाला, हाँ उससे बनवाइए,
बोलेगा नहीं सरकार फंड नहीं दे रहा, सेंट्रल नहीं, आपके पास तो पैसा है ना, उससे बनवाइए। तो हम लोग को भी मालूम नहीं ठीक से। अब वीक मॉनिटरिंग, भाई ये तो हर जगह गवर्नेंस का जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ वीक मॉनिटरिंग ढुका दो, ठीक है। मॉनिटर अच्छा से नहीं होता, करप्शन है, वीक मॉनिटरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, लोग जानते नहीं है अच्छा से, सारे के सारे इसमें आएंगे, इश्यूज में आएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एमपीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, भाई एमपी खुद तो काम नहीं करेगा ना, आपका खाली तो साइन करता है। अब एमपी जो है लेजिस्लेचर है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है अब उसका है, मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का है, मान लीजिए एमपी जो है दूसरे पार्टी से, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है उससे है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी में है। तो ये लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का बात सुनेगा, तो एमपी की बात सुनेगा नहीं, तो कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाता, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट, तो अभी अभी अपन देखें कि 46% तक केस में 50,000 से कम लोग यूज़ करते हैं, 3.6% केसेस में सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला यूज़ करता है 5 लाख से ज़्यादा, तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो बोला हम पहले बता दें कि ये लोग 3 साल काम नहीं करते हैं, 4 साल काम नहीं करते हैं, आखिरी साल में पूरा एकदम बढ़िया से काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल आप कर दीजिए, हर साल आपको 5 करोड़ यूज करना है, अगर आप 4 करोड़ यूज किए तो 1 करोड़ सरकार के पास चल जाएगा, ऐसा कर दीजिएगा तो वो लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंगेजिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, अब देखिए इंगेज करेंगे हम लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, एमपी के पास सारा पावर है तो अपना बंदा को दे देगा, अपना चचा को, भाई को दे देगा, तो इसके लिए क्या है कि अपना एक गाइडलाइन बनाया जाए कि इस गाइडलाइन के थ्रू, इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को चुनेंगे और वही उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को देना है, इसे किसी को नहीं उठा के देना है, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट, भाई इम्पैक्ट असेसमेंट अभी अपन देखें ट्राइब्यूनल्स वाला में कि इम्पैक्ट असेसमेंट बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए ट्राइब्यूनल्स का। तो उसी तरह यहाँ पर जो काम कर रहे हैं एमपी लोग, जितना खर्च कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, काम सही से हो रहा है कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सब कुछ देखना है, ठीक है। रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अब देखिए हम पहले बताएं कि एमपी जो लोग काम कर ले रहे हैं, 5 करोड़ मिल रहा है 1 साल में, पंचायती राज को उतना पैसा नहीं मिलता, पावर नहीं मिलता, तो वो लोग को भी थोड़ा सा पावर दिया जाए, वो लोग को भी साथ में लगे क्या काम किया जाए, सबका साथ सबका विकास। और देखिए तीसरा पॉइंट, आइलैंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, अभी लक्षद्वीप में पूरा बवाल चल रहा है, हर दिन न्यूज़ में आता है, मुझे तो लगता है कि इस बार सवाल देगा लक्षद्वीप से 2021 में। देखिए 3 लेजिस्लेशन आया है लक्षद्वीप में। पहला लेजिस्लेशन है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, तो इसके अकॉर्डिंग गाय हत्या बैन, प्रोहिबिट्स स्लॉटरिंग ऑफ, गाय नहीं लिखा हुआ, मतलब कोई भी एनिमल बैन, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, परमिशन नहीं है, आप नहीं कर सकते भाई कुछ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो लेजिस्लेशन है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चा है तो आप पंचायत में खड़ा नहीं हो सकते, और अगर आप कोई मेंबर ऑलरेडी हैं आपको निकाल दिया जाएगा। भाई ये तो गलत है भाई, अब जो पहले से बच्चा पैदा कर लिया वो लोगों को पावर नहीं दोगे, पहले बताना चाहिए ना ऐसा ऐसा होने वाला, तो 5 साल 10 साल दो भाई कम से कम। अच्छा ले आए तो कोई बात नहीं, अब तो लाना पड़ेगा कभी ना कभी, लेकिन बता के लाना चाहिए, कोई बात नहीं। वो आप लोग अपन जब देखेंगे, जब क्रिटिकली एनालाइज करेंगे सबका, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे, अभी नहीं करना है, ठीक है। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, एक तो इतना लंबा लंबा नाम कैसे याद रहेगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी का भी लैंड ऑक्यूपाई कर सकती है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए। एक और रेगुलेशन लाया गया लक्षद्वीप में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा बदमाशी करता है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसको 1 साल तक के लिए हम डिटेन कर सकते हैं, 1 साल तक के लिए, ठीक है। इतने सारे जो अभी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं लक्षद्वीप में, तो नीति आयोग ने भी एक डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान्स को लॉन्च किया था, मतलब बताया था, रिपोर्ट लागू किया था, बताया था, तो उसमें भी डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोग्राम था। तो लक्षद्वीप के बगल में बहुत सारे टर्टल है, तो वहाँ पर जो टर्टल रिसर्चर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग का डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से हमारा जो टर्टल दोस्त भाई लोग हैं उन लोग का ज़िंदगी में खतरा आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के करो यार, आप लोग उन लोग का भी थोड़ा देखा करो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अब देखिए अब मेन चीज़ में आते हैं हम लोग, वो सब तो पहले न्यूज़ चल रहा था, अभी अपन मेन इश्यूज़ क्या होने वाला है। तो इश्यूज दिया गया यहाँ पर, पहला इश्यूज है कल्चरल इंटरफेरेंस। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द लक्षद्वीप मुस्लिम्स है, वो लोग बीफ खाते हैं, बीफ का प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं खाते हैं बेचते हैं, तो
उनके कल्चर के में ये इंटरफेयर है कि वो लोग खाते हैं तो हम लोग उसको रोक रहे हैं। वैसे तो डीपीएसपी में दिया हुआ है इसको लॉन्च करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है अनसस्टेनेबल अप्रोच। जो भी हमारा लक्षद्वीप के बगल में कोरल रीफ्स है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना खास ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये अनसस्टेनेबल अप्रोच है। वहाँ के जो मैंग्रोव्स है वो लोग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड कंसिडरेशन टू डिजास्टर वर्नेबिलिटी। सिर्फ डेवलपमेंट को दिया गया कि सुनामी आएगा या फिर कुछ और आएगा, ऐसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समंदर का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया उतना, तो ये सब इश्यूज है इसका। लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट। जो भी ट्रेडिशनल वहाँ पर लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ मतलब है ना, उनको मिला करके स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके डिसीजन नहीं लिया गया, डायरेक्ट ले लिया गया। तो इंक्लूसिव इन डेवलपमेंट मतलब लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छा सा लाइन लेगा, दीज इश्यूज हाईलाइट एन अंडरलाइंग ट्रेड ऑफ बिटवीन नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आइलैंड्स एंड डेवलपमेंटल नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द लोकल पॉपुलेस। ये जो है ना कनेक्टिंग लाइन है, ऐसे लाइंस को ही हम लोग को एसेज में लिखना होता है, ऊपर कुछ नीचे कुछ, वो दोनों को एक बैलेंस करके लिखना होता है, लिंकिंग पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसे ही लाइंस लिखना होता है। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा ये सब चीज़ कैसे होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आसान होता है। ठीक है। देखिए लक्षद्वीप हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लक्षद्वीप से हम लोग को मालूम है कि 9 डिग्री चैनल पास होता है, 6 डिग्री चैनल पास होता है, 10 डिग्री चैनल पास होता है। तो ये सब ना इम्पोर्टेंट लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चाइना का एडवेंचरस, मिस एडवेंचरस बोलेंगे हम इसको, क्योंकि अभी श्रीलंका में कुछ हीबा नाडो से कुछ पोर्ट था, वो लोग कब्जा कर लिया, उसका ना हीबा हमाडाटो ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं मुझे, देखेंगे आगे, नाम लिखा हुआ उसका शायद इसी रिपोर्ट में होगा। ठीक है। तो चाइना के अगेंस्ट हम लोग कुछ कर रहे हैं, इंडियन ओशन में कंट्रोल करने के लिए भी लक्षद्वीप हम लोग का काम आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट एशिया, हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द कंज्यूमर इन द बर्जोनिंग मिडिल क्लास कंसेंट्रेशन ऑफ द ईस्ट। क्योंकि ईस्ट एशिया में सारे हाइड्रोकार्बन्स मिडिल ईस्ट से जाते हैं, वेस्ट एशिया से जाते हैं, तो वही लाइन से जाते हैं लक्षद्वीप के, मतलब उसके अंदर से नहीं, मतलब उसके बगल बगल से जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरिया है। ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग का जो विजन है ब्लू इकोनॉमी का। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली हम लोग का सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन इन्वायरमेंट, मतलब सस्टेनेबल तरीके से हम लोग कैसे ओशन का जो रिसोर्सेज है उसको यूज कर सकते हैं, उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2014 में भी, सर 2014 नहीं, 14th गोल है ये, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड मरीटाइम रिसोर्सेज। ठीक है। तो लक्षद्वीप में अगर हम लोग अच्छे से डेवलप करेंगे तो उसके आसपास जितने भी रिसोर्सेज है, कोरल रीफ्स है, मैंग्रोव्स है, उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, सस्टेनेबली यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके। वहाँ जो फिशरीज है, मिनरल रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और हम लोग का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 20,000 किलोमीटर टेरिटोरियल वाटर्स, 4 लाख किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। अब देखिए वहाँ पर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। पहला वहाँ जो लोग बंदे रहते हैं, आइलैंड कम्युनिटी। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा वहाँ जो टूरिस्ट जाएंगे घूमने के लिए, डेवलप हो जाएगा तो। चौथा सिविल सोसाइटी। ठीक है। आइलैंड कम्युनिटी को क्या क्या चाहिए, आइलैंड कम्युनिटी लोगों को क्या क्या चाहिए, लोगों को चाहिए रोजगार। अगर हम लोग वहाँ डेवलप करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। उनके लिए कनेक्टिविटी चाहिए उनको, ताकि वो लोग अच्छे से हम लोग का पूरा भारत से कनेक्ट हो सके, हम लोग का भारत में जो भी कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, सब यूज़ कर सके सही से। हम लोग को ये सब चाहिए। जनता को क्या चाहिए, ये सब चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना को भी हम लोग को वहाँ से टैकल करना है, सिक्योरिटी चाहिए। सस्टेनेबली डेवलप करना है, क्योंकि हम लोग का पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग को फॉलो करना है। क्लाइमेट चेंज को हम लोग को टैकल करना है, तो वहाँ से हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जो भी मरीन इकोसिस्टम है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं सस्टेनेबली। ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन, गवर्नेंस, ये सब तो चाहिए होता है गवर्नमेंट को। ठीक है। ये न्यू इंडिया है, ये पता नहीं कब तक काम करेगा नहीं करेगा, मतलब 2022 2021 तो आ ही गया है, 2022 तक 1 साल में क्या ही कर लेगा गवर्नमेंट।
कोविड आ गया, बर्बाद हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बिक गई हमारी। टूरिस्ट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। देखिए टूरिस्ट को क्या चाहिए, टूरिस्ट को सर्विस चाहिए, बढ़िया सर्विस, बढ़िया बढ़िया घर चाहिए। मालदीव में ना, मालदीव में लड़की लोग फोटो खिंचाती है, जो हमारा एक्टर्स लोग जाती है वहाँ पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए, जाएंगे तो फ़ोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। और तो यूट्यूबर सब जाते हैं वहाँ, तो कुछ कुछ करते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाइव जाते हैं। ठीक है, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अगर वहाँ गए हैं तो कुछ आ गया सुनामी तुनामी, तो उनको बचाने के लिए भाई तरीका जगह सही होना चाहिए। सिविल सोसाइटी को क्या चाहिए, सिविल सोसाइटी को कुछ नहीं चाहिए। सिविल सोसाइटी को चाहिए भाई तुम जो कर रहे हो सस्टेनेबली तरीके से करो। ठीक है, उनको बस इतना ही चाहिए। What developmental strategy can be adopted to satisfy all the stakeholders? पंचतंत्र प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्टेड बाय नीति आयोग। भाई बहुत सही चीज है, इसको तो लिख करके आना है। ठीक है, देखिए पंचतंत्र प्रिंसिपल क्या है। पहला जो है मिक्स ऑफ P2, P3, P4, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, पीपल पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। P2, P3, P4 भाई बहुत सही चीज है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट है वो रहेगी, पब्लिक प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट बॉडीज भी, कंपनीज। अब पीपल पब्लिक प्राइवेट, वहाँ के जो लोग हैं उसको भी थोड़ा इन्वॉल्व करो। जैसे लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, मान लीजिए कि उनका जमीन लिया है आप, तो जो भी कंपनी खड़ा किए हैं कंपनी का कुछ शेयर्स उनको दे दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, P4। ठीक है, बजटरी प्लान टू क्रिएट ऑप्टिमम पब्लिक वैल्यू। अब जब अपन कंपनी बना दिए, P2, P3, P4 कुछ भी बना दिए, उसके बाद क्या किया अपने को, अब बजट बनाना है, प्लान बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। उसके बाद जब प्लान बना दिए आप, उसके बाद अपने को एनवायरमेंट कंड्यूसिव बनाना है। मतलब आप बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, तो सबके लिए सस्टेनेबली कौन सा प्लान काम करेगा, तो उसके तरीके से देखना है। और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका प्लान बनना चाहिए वो होगा। ठीक है, और क्या देखिए, पीपल पार्टिसिपेशन इन इक्विटी। जो ये P4 था, ये बेसिकली इजी टाइप का, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इक्विटी। वहाँ के जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे भाई आपका इक्विटी में, उनको शेयर देना पड़ेगा आपको, उनका जमीन ले रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखिए दो तरीके का डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वहाँ पर नीति आयोग ने सजेस्ट किया है। पहला सोशल स्ट्रेटजी, जैसे वो लोग अभी क्या करते हैं, अभी वहाँ के मैनग्रोव से, कोरल रीफ से वो लोग अपना इनकम जनरेट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का निकालते होंगे। तो उसी चीज़ों को, कोरल रीफ्स को, मैंग्रोव्स को अच्छे तरीके से कैसे हार्नेस किया जाए, सस्टेनेबली कैसे यूज़ किया जाए, मछली कैसे पकड़ा जाए, उनको थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए ताकि वो लोग अच्छे से कर पाएँ। और दूसरा सपोर्टिव स्ट्रेटजी, जब वहाँ पर हम लोग टूरिज्म फैलाएंगे तो टूरिज्म से उन लोगों को लॉन्ग टर्म फायदा होगा, क्योंकि टूरिस्ट आते रहेंगे और डेवलप होते रहेगा। तो दो तरीके का, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, दोनों तरीके का उनको स्टडी सजेस्ट किया गया।